आज भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और कभी ना भूलने वाली महाविजय के जश्न का दिन है। आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस मौके पर दिल्ली से लेकर ढाका तक कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कभी ना भूलने वाली ये तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, इसलिए जरूरत इस ऐतिहासिक जश्न की भी है और जरूरत इस बात की भी है कि हम अपने इतिहास को दोहराएं, इतिहास को याद रखें। और आज इसलिए हम वॉर हीरोज से उनकी कहानियां, उनकी आंखों देखी, उनकी जुबानी जान रहे हैं। स्वरूप कृष्ण कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यादवा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादवा जी, आपसे हम एक बार फिर से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, ये कभी ना भूल पाने वाले ऐतिहासिक पल हैं। वो कुछ दिन जो इस युद्ध के रहे, वो किस कदर थे, कितने चुनौतीपूर्ण थे और जो सबसे बड़ी चुनौतियां आपके सामने थी वो क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि हमें दुश्मन को जल्द से जल्द हराना है और जल्द से जल्द अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर करना है। हमारे बीच में बहुत सारे दुश्मन के डिफेंसिव पोजीशन थे, जिन्हें हमें 10 से और 15 दिन के बीच में उनको हमने कैप्चर करना था। तो सबसे पहले तो हमारा युद्ध हुआ गोविंदगंज में। गोविंदगंज के ऊपर पाकिस्तान की 32 बलूच और कुछ और टुकड़ियों ने बहुत ही जबरदस्त डिफेंस ले रखी थी। और उस समय जब हमारा ब्रिगेड उन डिफेंसेस के ऊपर अटैक करने वाला था, तो उस समय ये महसूस हुआ कि ये बहुत ही कठिन टास्क है और अगर हम इसके ऊपर, दुश्मन के ऊपर अटैक करके और हमला करते हैं तो इसमें हमें बहुत टाइम लग सकता है और जो बोगरा हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था उसको हम स्ट्रेटेजिक टाइम फ्रेम के अंदर कैप्चर नहीं कर सकेंगे। तो इस समय एक ऐसी रणनीति बनाई गई जिसमें कि 69 आर्मर्ड रेजिमेंट के PT-76 टैंक्स के ऊपर मेरी बटालियन को बैठाकर और नदियों के बीच से, नदी को के बीच से तैरते हुए और बहुत सारे दलदल और कीचड़ के इलाकों को पार करते हुए, जंगली इलाकों को पार करते हुए हम लोगों ने दुश्मन के पीछे जाकर और उसको पीछे से हमला किया। जब हमने दुश्मन के ऊपर पीछे से हमला किया तो दुश्मन एकदम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हाथ पांव फूल जाने वाली स्थिति होती है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके स्वागत के लिए हमारी तीनों ही सेनाओं के अंगों के चीफ यहाँ पर मौजूद है। मनीष, ये तस्वीर इस समय नेशनल वॉर मेमोरियल की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनको रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे, तीनों सर्विस चीफ हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, सबसे एक और बात हम आपको यह याद दिला दें कि आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज वो 50 दिन पूरे हुए हैं जब 50 साल पूरे हुए हैं जब 13 दिन की वो लड़ाई जिसने ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके आज के बांग्लादेश को तैयार किया, आज का बांग्लादेश हुआ। और इसलिए एक तस्वीर जहां ढाका से है, तो दूसरी तरफ तस्वीर इस समय नेशनल वॉर मेमोरियल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमर चक्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये वो तस्वीर है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, क्योंकि स्वर्णिम विजय दिवस का मौका है। जो स्वर्णिम मशाल थी वो पूरे देश के अलग अलग जगहों पर गई। एक तरफ जहां पे सुप्रीम कमांडर तीनों अंगों के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समय ढाका में हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद हैं। ढाका में शेख हसीना को रेस्क्यू करवाने वाले जो कर्नल अशोक तारा थे, उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था और इसीलिए प्रधानमंत्री अब नेशनल वॉर मेमोरियल पे पहुंच गए हैं। और यहां पर उनके साथ तीनों सर्विस चीफ, साथ में रक्षा मंत्री हैं। और अब यहां पर जो एनसीओ है, यहां पर 1971 के वॉर वेटरन, वो उनको मशाल देंगे। वो मशाल जिसका पूरे देश में उस मशाल को प्रज्वलित किया गया, अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग लोकेशंस पे, उन जगहों पर जहां पर उनका हिस्टोरिकल महत्व था। उसके अलावा लोगों को बताया गया 1971 के इस युद्ध के बारे में, जो 13 दिन में एक बहुत ही अहम भूमिका भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने
की। और भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन, उसके अलावा भारतीय नौसेना का ऑपरेशन ट्राइडेंट, फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना का कैक्टस लिली, वो ऑपरेशंस हैं जो कि हमेशा हर किसी को स्मरण होंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर चक्र की तरफ आगे बढ़ते हुए, यहां पर अमर जवान ज्योति पे पहले रीत लेइंग की जाती थी, लेकिन अब नेशनल वॉर मेमोरियल के 2019 में बन जाने के बाद से यहीं पर अब जो रीत लेइंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आगे बढ़ते हुए और साथ में श्रद्धांजलि देते हुए देश के उन वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें एल्बर्ट एक्का जिनको पीवीसी मिला, या फिर हमारे साथ जो इस समय एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड कौल सर हैं जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल यादवा समेत वो सभी लोग जिन्होंने अपने हर एक चुनौती का सामना करते हुए देश के लिए सबसे सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए टिके रहे, डटे रहे और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। ये जंग जो कभी भारत चाहता नहीं था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शब्दों में अगर मैं कहूं, उन्होंने कहा था कि ये युद्ध हम पर थोपा गया है और जंग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए नेशनल वॉर मेमोरियल पर बिगुल की आवाज सुनी। तेरह दिनों की वो जंग जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी, उनका सिर शर्म से झुका दिया। 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया। आज भारत की उसी ताकत, उसी शौर्य, उसी शक्ति, उसी पराक्रम को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हमने कहा कि ये युद्ध, बल्कि यही नहीं बल्कि कोई भी युद्ध भारत कभी चाहता नहीं था, ठीक उसी तरह 1971 का युद्ध भी भारत पर थोपा गया और जंग के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और ईस्ट पाकिस्तान के नागरिकों की रक्षा के लिए भी भारत को इस जंग में उतरना पड़ा और विश्व के मानचित्र पर एक नए देश का नक्शा खींचा गया, वो बना बांग्लादेश। जेवीएस यादव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ कौल साहब भी जुड़े हुए हैं। एक एक करके हम दोनों से इस युद्ध की यादों को सजीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और कौल साहब, यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए, आप हमें सुन पा रहे हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अचानक अमृतसर, पठानकोट, भारत के उन इलाकों पर बॉम्बिंग की, उस वक्त भारत की रणनीति क्या थी? किस तरीके से एक्शन में लाया गया? भारत की वायुसेना ने हमला किया। कौल साहब, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की एयरफोर्स जो थी वो उनका मेन बेस था ढाका और उनके पास एक सेबर स्क्वाड्रन था जो कि लोकेटेड था ढाका में। हमारा एम शुरू से यही था कि ढाका को आउट ऑफ एक्शन किया जाए और उस स्क्वाड्रन के खिलाफ अटैक किया जाए जिसमें कि एयर ऑपोजिशन ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से ख़त्म हो और हमारी एयर सुपीरियरिटी इसमें हो। तो पहले ही से
पहले ही दिन से सुबह हम लोगों ने ढाका पे अटैक किया और इसमें अटैक में ऑपोजिशन हुआ पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से। इस स्कर्मिश में हमारे तो कोई जहाज उस वक़्त तो नहीं गिरे, लेकिन हमने उनका जहाज तो गिराया था। और चूँकि हम लोग एक्सट्रीम डिस्टेंसेस पे से फाइट कर रहे थे, हमारे पास एंड्योरेंस इतनी नहीं थी कि हम काफ़ी देर तक ढाका के ऊपर फ्लाई करके लड़ सके। तो फिर ये तय किया गया कि क्यों ना हम ढाका के रनवेज को उनके ऊपर अटैक करें, और वो अटैक सौंपा गया MiG-21 स्क्वाड्रन को। कौल साहब, एक बहुत ही मेमोरेबल पिक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो हम देख रहे हैं। मनीष, आप इसे अगर इलैबोरेट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं लॉ से जो स्वर्णिम विजय दिवस का की मशाल थी, जो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर गई, आज उसी से लॉ लेकर अब अमर जवान की इस अमर चक्र पर लॉ को प्रज्वलित कर रहे हैं। और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आज 50 साल पूरे हुए हैं उस स्वर्णिम विजय दिवस के, जब ईस्ट पाकिस्तान के दो टुकड़े यानी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर बांग्लादेश बना। और 4:31 का वो वक्त था जब रमन्ना स्टेडियम रमन्ना रेस कोर्स बांग्लादेश में जब 93,000 युद्धबंदी एक साथ नजर आए और जनरल अरोड़ा ने जनरल नियाजी की पिस्टल, मर्सिडीज और 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया। और वही तस्वीर आज दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी लॉ को आज यहाँ पर प्रज्वलित किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो वॉर वेटरन्स हैं उनसे भी मिलेंगे, और इससे पहले यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। एयर चीफ मार्शल कॉल के बारे में बताना बहुत जरूरी है कि ये महावीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, और 200 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से, क्योंकि उस समय वो विंग कमांडर थे, और बॉम्बिंग की और पूरे बांग्लादेश को ढाका को तबाह करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग करने में एक अहम भूमिका अदा की। और वहीं टैंक पर सवार होकर जब जनरल यादव, उस समय मेजर जनरल JBS यादव थे, जब वो आगे बढ़े तो पाकिस्तान के बीच के गैप से, यानी 2 यूनिटों के बीच के गैप से गोपनीय तरीके से आगे बढ़े और पाकिस्तान की फौज के पीछे जाकर उन्हें सरप्राइज किया। तो ये ऐसी वो अदम्य साहस और शौर्य की कहानी है जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अमर नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जो ज्योति है उसको प्रज्वलित कर उन्होंने यहां पर सभी उन वीरों को नमन किया, वीरों को श्रद्धांजलि दी। उसके साथ साथ इस समय तीनों सर्विस चीफ और रक्षा मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। एक तस्वीर यहां की है मीनाक्षी, तो दूसरी तस्वीर है बांग्लादेश की, जहां पर शेख हसीना, जिस समय खुद उस समय वो छोटी थी, और मुजीबुर रहमान की वो बेटी हैं, उनके पूरे परिवार को युद्धबंदी के तौर पर पाकिस्तानी आर्मी के बलूच रेजिमेंट ने पूरा घेर रखा था। और मेजर अशोक तारा उस समय वहां पर गए, कर्नल अशोक तारा के पद पर वो रिटायर हुए, उन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए उन सबको निकाला, इसीलिए उनको बांग्लादेश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा भी गया। एक और बात, जब भी हम इसकी बात करते हैं और ये तस्वीर देखते हैं, 2 तस्वीरें ढाका के उस स्टेडियम की जहां पर इस समय हमारे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद मौजूद हैं, साथ में शेख हसीना वहां पर हैं, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और तीनों सर्विस चीफ और रक्षा राज्य मंत्री के साथ आगे आते हुए, और ये सल्यूट है उन देश के वीरों को। एक और बात, जो कि जब भी 1971 के युद्ध का जिक्र होता है तो हमेशा इस बात का जिक्र होगा कि जब मुजीबुर रहमान और खासतौर पर जब एक गवर्नमेंट फॉर्म की गई तो उस समय पूरी तैयारी करने के लिए सैम मानेकशॉ एक अहम भूमिका में थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि युद्ध के लिए हम तैयार हैं, तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने उन्हें कहा कि आप पूरे देश में जाइए, पूरे विश्व में जाइए और उनको बताइए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और मुझे टाइम चाहिए। और 3 महीने और 6 महीने के बीच वो पूरी तरह से तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि या तो आप सरेंडर करो, पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तान के जो समय नियाजी के साथ जो थे, या तो आप सरेंडर करो या फिर हम आपको वाइप आउट करेंगे। और वही आज डिजिटल मैसेज अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर लिख रहे हैं, और ये एक पूरे देश के लिए बहुत ही भावनात्मक मौका भी है, क्योंकि देश ने अपने वीरों को उस दौरान खोया जिसमें परमवीर चक्र से सम्मानित एल्बर्ट इक्का समेत और भी लोग थे और जवान थे और सर्विंग और नॉन सर्विंग ऑफिसर्स, जिनके आज बच्चे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का हिस्सा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय नेशनल वॉर मेमोरियल पे हैं, उन्होंने मैसेज स्वर्णिम विजय दिवस को लेकर लिखा, और फिर उसके बाद अब यहां पर रक्षा मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। और यह स्मृति चिन्ह है वो मशाल की लौ जो कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर गई, यहां तक कि बांग्लादेश भी पहुंची। और स्मृति चिन्ह के साथ स्वर्णिम विजय दिवस का जिसका आगाज किया गया था, आज वो दिन आ गया जब वो 16 दिसंबर, वो दिन जब आज से ठीक 50 साल पहले भारत ने, भारतीय सैन्य फौजों ने 13 दिन के इस भीषण बड़े ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और एक तस्वीर जहां पे जनरल अरोड़ा दिखाई दे रहे हैं जनरल न्याजी के साथ, और यह तस्वीर ऐसी थी, बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि जब जनरल न्याजी जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर थे, जब वो वापस गए तो उनको डिमोट कर दिया गया, उनको मेजर जनरल बना दिया गया और फिर उनके बाद उनको फौज से हटा दिया गया। और प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर यह सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 सैनिकों का था। उसकी वजह भी यह थी कि बांग्लादेश तक जो भी रसद या आर्म्स एम्यूनिशन पाकिस्तान पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। हमें अलग अलग एंगेजमेंट्स की और इस वॉर के दौरान देखिए मनीष, आप जानते हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल यादवा जी भी जुड़े हुए हैं, आप बेहतर तरीके से इसे बता पाएंगे, समझा पाएंगे। किसी भी युद्ध में अलग अलग पड़ाव आते हैं और हर पड़ाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें हमें बैटल ऑफ लोंगेवाला को भी याद करना होगा, विच वॉज द फर्स्ट मेजर एंगेजमेंट। जनरल यादवा, आप इससे जुड़े हुई कोई याद या कोई ऐसी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आज आप साझा करना चाहें? क्योंकि एक तरफ जहां पर हम ईस्ट पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो एक खतरा भारत के पश्चिमी राज्यों में भी बना हुआ था, जिसमें हम लोंगेवाला का आज जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, जबकि पूरब के अंदर भारतीय सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और वो हमारी रणनीति के मुताबिक ढाका जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उसके आसपास पहुंच चुकी थी 15 तारीख को, और 16 तारीख को उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन कर दी थी कि न्याजी जी के पास और कोई चारा नहीं था सरेंडर करने का। उसी समय वेस्टर्न साइड में हमारी सेनाएं पाकिस्तान की जो बाकी वेस्ट पाकिस्तान की जो सेनाएं थी उनके साथ युद्ध कर रही थी, और वहां पर 3-4 बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुए थे। सबसे पहले तो लोंगेवाला का युद्ध था, जहां की पाकिस्तानी एक आर्मर्ड ब्रिगेड को लेकर और लोंगेवाला को कब्जा करने के बाद में उन्होंने जैसलमेर और जोधपुर तक पहुंचने का प्लान बना रखा था। लेकिन ये जो उन्होंने प्लान बनाया था ये बहुत ही एक तरह से फूल हार्डी प्लान था, बहुत ही एम्बिशियस प्लान था, और वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुए, एकदम फेल हो गए। और इस जो उनकी जो यहाँ पर हार हुई थी उसका सबसे बड़ा कारण था इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स ने जो चमत्कार दिखाया, इंडियन एयर ऑफिस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं यादवा साहब और कौल साहब। हम तो जितनी किस्से और जितनी कहानियां आपसे सुने इस जंग से जुड़ी हुई उतनी कम है, पूरा दिन हम बिता सकते हैं इन चर्चाओं में, लेकिन आज हमारे पास समय बस इतना ही था। एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये देश हमेशा आप लोगों का ऋणी रहेगा जिस तरीके से आपने मातृभूमि की सेवा की है। कौल साहब, यादवा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।